हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। क्लास 10 कल मैंने आपको एक डिटेल में कुछ जनरल टॉपिक बताया था। जो इकोनॉमिक्स का था, कमेंट आया जब शुक्ला सर लेसन नंबर सेकंड इकोनॉमिक्स कराई, और बाद में कराऊंगा। हिस्ट्री का एक भी चैप्टर आपका क्रैश कोर्स में नहीं हुआ है, तो वो मैं पहले कराऊंगा, उसके बाद में इकोनॉमिक्स कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम लेते हैं लेसन फर्स्ट हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी हिंदी में अगर कहें तो हिंदी क्या कहेंगे इसको? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो समझो कोई नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है, इंग्लिश में बोलता हूँ पहले, ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन नेशन या स्टेट या कंट्री। यानी हमारे देश के प्रति हमारे प्यार को राष्ट्रवाद कहते हैं। नेशनल स्टेट is the one in which citizens share a sense of common identity, commoners in history, culture, language, tradition, etc. यानी कि यह वो है कि जहाँ पर किसी देश के नागरिक एक समान पहचान रखते हैं, जैसे इतिहास को लेकर, सभ्यता को लेकर, भाषा को लेकर वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद कब और कैसे स्टार्ट हुआ और पहले कहाँ से शुरुआत हुई? 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी पहले यूरोप से पहले फ्रांस में शुरुआत हुई राष्ट्रवाद। अब क्लास 10 में 9th में मैंने आपको बताया कि फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, मोनार्की विकास हुआ था और डेमोक्रेसी सिस्टम आया फ्रांस में, इसलिए फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो 1799 में फ्रांस में नेपोलियन ने अपनी राजनीति करनी शुरू कर दी। उसने फ्रांस में पॉलिटिकल पावर्स की सीज करना चालू कर दिया। 1804 में फ्रांस में नेपोलियन ने दोबारा सत्ता में आ गया और डेमोक्रेसी खत्म कर दी, और नेपोलियन ने एक सिविल कोड या फिर उसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता था, वो जारी कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि नेपोलियन पूरी तरह से बुरा था, ऐसा नहीं है कि नेपोलियन जो आदमी था वो बुरा था, पर फ्रांस में वो कुछ अपना तरीका अपनाना चाहता था। तो सिविल कोड में नेपोलियन ने यह बात कही थी, क्या कही थी? फ्रांस में टैक्स जो फालतू का है वह हटाया जाए, जैसे कि ट्रेड बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया जाए, और वहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया जाए। तो यह चीज़ थी जो अच्छी थी नेपोलियन की, परंतु बुराई भी थी नेपोलियन में, जैसे कि वो चाहता था कि फ्रांस का हर सिटीजन उनकी आर्मी में भर्ती हो जाए, क्योंकि उनका थॉट था कि वो फ्रांस को प्रोविंसेस में को बढ़ाया जाए, फ्रांस की प्रोविंसेस को बढ़ाया जाए और सेंसरशिप लाई जाए। अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो वो उसको खात्मा कर देगा, उसको मार देगा। तो यह चीज़ नेपोलियन की बुरी, नेपोलियन को बुरी बना। उसके बाद 1815 में, जैसे कि आपको बताया था कि नेपोलियन का थॉट था, क्या था कि प्रोविंसेस को बढ़ाया जाए और यूरोपियन टेरिटरीज पर कब्जा किया जा रहा था। इसी एक्सपेंशन की पॉलिसी की वजह से कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने पसंद नहीं किया और फिर लड़ाई छिड़ गई। कौन कौन सी कंट्रीज थी जिसने नेपोलियन से लड़ाई की थी? वह थी PRAP, प्रेप का फुल फॉर्म समझना क्या है? PRAP। ये कंट्रीज थी जिसने नेपोलियन से लड़ाई की। पी का मतलब है इसमें पर्शिया, ठीक है। आर का मतलब है रशिया, और ए का मतलब है ऑस्ट्रिया, AUSTRIA, और बी का मतलब है इसमें ब्रिटेन, ठीक है। तो प्रेप कंट्रीज थी
इन्होंने नेपोलियन से लड़ाई की। पी मीन्स है पर्शिया, आर मीन्स रशिया, ए मीन्स ऑस्ट्रिया और पी मीन्स ब्रिटेन। और लड़ाई को कहते थे इसको वाटर बैटल ऑफ वाटरलू कहा गया। तो इस लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया गया और ट्रीटी साइन की इन कंट्रीज में, जिसे ट्रीटी ऑफ वेनी कहते हैं। इस ट्रीटी में यह था कि नेपोलियन ने जो सिविल कोड में चीज़ें लाई थी वो कैंसिल कर दी गई और फ्रांस में पहले सिस्टम चल रहा था वही चलेगा, यानी मोनार्कियल सिस्टम, मोनार्की रूल दोबारा से फ्रांस में आया, क्योंकि जो कंट्रीज थी उनमें राजा थे और राजा का शासन चल रहा था। अगला टॉपिक है नेशनलिज्म। से पहले क्या तो बात करते हैं कि नेशनलिज्म पहले से क्यों नहीं था। उसका रीजन था डाइवर्सिटी। टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशनल स्टेट, और कारण था डाइवर्सिटी। किस चीज़ की डाइवर्सिटी थी, यानी विविधताएं, जैसे लैंग्वेज अलग, कल्चर और ट्रेडिशन अलग थी, ठीक है, ये डाइवर्सिटी थी। इस टाइप के लोग पूरे यूरोप में फैले हुए थे, ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में। तो समझते हैं कि यूरोपियन सोसाइटीज होती क्या है, स्ट्रक्चर क्या था यूरोपियन सोसाइटी का, यानी कि वहाँ पर कौन कौन सी टाइप के लोग थे। तो दो पार्ट्स में लोगों को बांटा गया था। फर्स्ट पहला था एरिस्टोक्रेसी और दूसरे थे पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी बहुत छोटे से पॉपुलेशन की और वो सारे लोग अमीर थे, लैंडलॉर्ड्स थे, यानी हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स। पूरी अथॉरिटी उनके राइट में, अथॉरिटी भी उन्हीं के पास थी। और पीजेंट्री बहुत ही कम पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी उसके अंदर, ठीक है। और पीजेंट यानी फार्मर्स, यानी कि वो लोअर क्लास के लोग थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, टेनेंट्स थे, दूसरे के यहाँ काम करते रहते थे और उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। तो यह दो बहुत ही इम्बैलेंस पार्ट थे, पर यहाँ चेंज कैसे आया। जैसे थर्ड सेक्शन था, उसने अब यह थर्ड सेक्शन आया कैसे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से थर्ड सेक्शन चेंज हुआ। तो जब यूरोप इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अरे इंडस्ट्रीज आई तो वर्कर्स जुड़ गए और लोग जो थे पढ़ने लगे, डॉक्टर्स बने, टीचर्स बने, यानी आमदनी बड़ी, डॉक्टर बने, टीचर्स बने, लोग सेकेंड रिसेंटली लोग थे। और इस तरह से यूरोप में थर्ड सेक्शन भी बन गया, जिसे मिडिल क्लास कहा गया। लगभग 19th सेंचुरी में यह सेक्शन बना और न्यू मिडिल क्लास आने से नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और इन्हीं लोगों से लिबरल नेशनलिज्म का थॉट लोगों के दिमाग में डाला, क्योंकि थर्ड सेक्शन के लोग एजुकेटेड थे और यह लोग चाहते थे कि कोई भी डिफरेंस सोसाइटी के अंदर ना रहे। लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या है, ऐसा नेशन जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, गवर्नमेंट बाई कंसर्न हो, मतलब लोग अपनी इच्छा से अपनी गवर्नमेंट चुने, फ्रीडम मार्केट हो, जहाँ पर आसानी से व्यापार किया जा सके। तो यह थर्ड सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। कंजर्वेशन का मतलब है वह लोग जो चाहते थे कि यूरोप में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती रहे, और रेवोल्यूशनरीज में वो लोग थे जो इस मोनार्कियल रूल ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते थे। और रेवोल्यूशनरीज ने अपना सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी के लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए थर्ड सेक्शन के लोगों ने अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाना चालू किया, यानी छुप कर, और नेशनलिज्म के थॉट का को आगे बढ़ाया। और यह सब 1815 से स्टार्ट हो चुका। अगला टॉपिक है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। 1830 से लेके 1848 को एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर क्रॉप्स भी अच्छी तरह से नहीं हुई थी यूरोप में, और मशीनरीज आने से लोग बेरोजगार हो गए थे और न्यू मिडिल क्लास और पीजेंट्री को काफ़ी परेशानियों का सामना
करना पड़ा। बहुत पॉवर्टी हो गई यूरोप में, तो लोगों ने गुस्से में 1830 में बर्बन किंग को उखाड़ कर फेंक दिया, मतलब राजा का शासन का विरोध करने करके भगा दिया, विरोध किया और उसको भगा दिया गया। उसके बेल्जियम नेदरलैंड से अलग हो गए और फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ 1821 में और 1831 में फाइनली इंडिपेंडेंस हासिल हो गई। रोमांटिज्म में फिलोसफर ने देश की प्यार भरा थॉट दिया, जिससे देश को बनाया जाए और नेशनल सॉन्ग बनाया जाए या कल्चर इन्वेंट करें, और उनका मानना था कि इस थॉट से हम नेशनलिज्म को स्प्रेड कर पाएंगे। अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, मतलब कि जर्मनी और उस टाइम पर वेल डिफाइंड जगह नहीं थी, पूरा स्कैटर्ड था। तो उस समय यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी एक प्रोविंस बन गया। जर्मनी एक नेशन बना और वो पीरियड 1871 में और 10 साल पहले यानी 1861 में इटली को भी इसी तरह से यूनिफिकेशन हुआ और एक नेशन बना। नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन, मतलब यहाँ पर यह सोचा गया कि क्यों ना हम अपने देश की पर्सनिफी कर दें, जिससे जैसे हम अपने भारत देश को भारत माता कहते हैं, यानी देश में हमने माँ, देश को अपने माँ बना दिया। उससे लोगों के अंदर एक प्यार वाली फीलिंग आ जाता है और देश के लिए डिवोशन आ जाता है, और वही थॉट यूरोप में भी शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब है अपने नेशन की बाउंड्रीज को बढ़ाना, यानी दूसरे देश की बाउंड्रीज को अपने देश के अंदर लेना या कब्जा करना। तो कंट्री चाहती थी कि हमारे नेशन का दायरा बढ़े और उसके लिए लड़ाइयाँ चालू हो गई। यूरोप में जो सबसे टेंशन का कारण बना वो था बाल्कन्स, जो एक जगह थी। तो बाल्कन्स जो प्रोविंस था वहाँ पर सबसे पहले सही डाइवर्सिटी थी लैंग्वेज में, और इसी वजह से यूरोप के कंट्रीज उसको लेकर लड़ने लगे और उसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं तो इम्पोर्टेंट भी हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूटिस्ट, ए फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ रूल विदाउट रेसिडेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। जैसे कि एक एग्जाम्पल होगा कि मान लो अगर एक ही मोनार्कियल सिस्टम है तो वह राजा अच्छा कर रहा है पर बुरा कर रहा है, उससे करने कहने वाला कोई भी नहीं है, मतलब उसके आदेशों को सब पालन करेंगे, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। सेकंड है यूटोपियन, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी विच प्रिंसिपली डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा गवर्नेंस जहाँ पर गवर्नमेंट की जरूरत ना पड़े, जो अपने आप सेल्फ तरीके से बेहतरीन वे में चलता है। थर्ड है सफरेज, द राइट टू वोट, मतलब वोट देने का अधिकार है, उसे सफरेज कहा जाता है। फेमिनिस्ट, फोर्थ पॉइंट फेमिनिस्ट, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स, मतलब कि ऐसा थॉट जहाँ पर सोचा जाता है कि फीमेल्स को भी पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली बराबर का हक होना चाहिए, जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है लास्ट एलिगोरी। एलिगोरी में क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज और थॉट थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, मतलब कि थॉट्स की पर्सोनिफाई करना है और एनर्जी कहते हैं किसी चीज़ की को किसी से सिम्बलाइज करना, उसे क्या कहते हैं? एलिगोरी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको वो उसको समझा दिए, जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे चैप्टर में पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने आपका। और अगर कुछ भी आप उसको रीडिंग करना होमवर्क यही है आपका, दोबारा से रीडिंग करना है आपको उसको, रीड लेसन फर्स्ट, ठीक है? इसका रीडिंग करना, और अगर कोई भी आपको
टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट जरूर करें। इससे क्या है, मैं उसको बताऊंगा आपको कि क्या इसमें क्या बताया गया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कमेंट करना। अब अच्छा लगा है, समझ में आ गया, हिंदी कमेंट करें, क्योंकि बहुत से बच्चे बस दिव्यांशु के अलावा कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करता है। तो कमेंट किया करो, जिससे हमें पता चलेगा कि कमी क्या है और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बताया करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा डिस्क्रिप्शन, समझ में आया नहीं आया, कमेंट जरूर करना है और लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।